थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ चॉक कॉइल। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक एसी सर्किट है और एसी सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ में या लोड के साथ में करंट को कंट्रोल करने के लिए एक इंडक्टर लगाया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड चॉक कॉइल। ये जो इंडक्टर है उसको अपन चॉक कॉइल कहेंगे। ये अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस है, ये एसी सोर्स है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको अपन कह सकते हैं चॉक कॉइल। चॉक कॉइल इज अ डिवाइस having high inductance and negligible resistance. Choke coil is a device having high inductance and negligible resistance। जैसे अभी क्वेश्चन था कि चॉक कॉइल के लिए पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर हम कह रहे आर बाई जेड होता है। आर नेग्लिजिबल है, जीरो है। आइडियल अगर चॉक कॉइल है आर जीरो तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, जीरो। दूसरा अपन कहेंगे इट इज यूज्ड टू कंट्रोल current in AC circuit and is used in fluorescent ट्यूब्स। जैसे ट्यूबलाइट जो होती है बेटा उसके अंदर अपन कह रहे कि चॉक कॉइल को यूज करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। द पावर लॉस, चॉक कॉइल के अंदर कैसी पावर होती है, वॉटलेस पावर होती है। तो इसलिए अपन कह रहे द पावर लॉस, डिसिपेटेड लॉस जीरो होता है बेटा। पावर लॉस इन अ सर्किट containing chalk is very less होता है। हम कह रहे कि पावर लॉस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि अगर इसका इंडक्टेंस अपन देखें एसी के अंदर तो एल ओमेगा होता है बेटा। इंडक्टेंस एल ओमेगा और उसको हम लिख सकते हैं 2πfl, 2πfl। ये अपन कह रहे कि एक चॉक कॉइल जो सर्किट में कनेक्टेड होता है। बेसिकली चॉक कॉइल होता कैसे उसको भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक आयरन कोर है और इस आयरन कोर पर हम कह रहे हैं करंट कैरिंग कोइल की वाइंडिंग होती है। ये अपन कह रहे कि वाइंडिंग है। ये अपने पास चॉक कॉइल है। ये अपन कह रहे कि कॉइल ऑफ कॉपर है, कॉपर की कॉइल है। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इसी से ये कनेक्टेड है। तो बेसिकली हमने कहा कि एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए एक इंडक्टर अपन सीरीज में, लोड के सीरीज में यूज करते हैं, उसी को चॉक कॉइल अपन कहेंगे। और ये मोस्टली अपन कह रहे हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज होता है। फ्लोरोसेंट मतलब जैसे ट्यूबलाइट अपन घर में यूज करते हैं जिसमें फ्लोरोसेंट अपन कह रहे कि एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस अपन यूज करते हैं। तो जैसे ही अपन कह रहे कि उसमें करंट फ्लो करवाएंगे
फॉस्फोरस के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करने लगेंगे, उसके कारण अपने को लाइटनिंग मिलती है। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उस फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर अपन इस चॉक कॉइल को यूज करते हैं। ट्रांसफर द एनर्जी in one circuit to in one circuit to another circuit by increasing by increasing or decreasing by increasing or decreasing by increasing or decreasing as per our requirement as per our requirement। अपन कह रहे transformer is a device which transfer the energy in one circuit to another circuit by increasing or decreasing as per our requirement। दूसरा बेटा अपन कहेंगे when output increases उसको बेटा अपन कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर आउटपुट डिक्रीजेस, सेकेंड अपन कह रहे हैं कि व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज डिक्रीजेस उसको अपन कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। When output increases, step up transformer, output decreases, step down transformer। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के टाइप अपन देखें या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पहले देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमें पूछा जाएगा बेटा कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल। म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल। यस, नोट करो इसको। अगर अपन बात करें तो ट्रांसफार्मर दो टाइप्स का बेटा होगा। एक अपन कह रहे ई आई टाइप, दूसरा अपन कहेंगे शेल टाइप। दोनों में डिफरेंस क्या बेटा? जब स्मॉल पर्पस, जैसे अपन कह रहे हैं बैटरी चार्ज करने में, मोबाइल चार्ज करने में, जब अपन कह रहे कि ट्रांसफार्मर अपन यूज करते हैं तो स्मॉल पर्पस के लिए जब अपन यूज करेंगे तो ई आई टाइप यूज करेंगे। और जब अपन कह रहे कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल या अपन कह रहे पावर स्टेशन पे, वहां पर अपन शेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ई आई टाइप ट्रांसफार्मर देखो कैसे होता है बेटा। ये जैसे अपन कह रहे कि इसमें ई शेप ये अपने पास आई शेप है।
और इसमें बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से शेल टाइप रहेगा। ये अपन कह रहे कि शेल टाइप है। इसमें बेटा अपन कह रहे यहाँ से ये प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे वाइंडिंग होगी, इसको अपन कहेंगे सेकेंडरी कॉइल बेटा। ये प्राइमरी कॉइल है, इसके अक्रॉस का ईएमएफ ईपी है, करंट इसमें होगी वो आईपी है, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा एनपी है। यहाँ पे आउटपुट में अपन ईएस मिलेगा, करंट इसमें आईएस है। और हम कह रहे कि प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस आयरन कोर से होता हुआ सेकेंडरी से लिंक होगा, जिसे अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा कह रहे हैं। प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वो अपन कह रहे कि सेकेंडरी कॉइल में लिंक हो रहा है। क्लियर बेटा? तो यहाँ से जैसे अपने अप्लाई किया बेटा वोल्टेज, और आउटपुट में अपने को क्या मिला, सेकेंडरी। सेकेंडरी में आउटपुट ईएस और उसमें करंट अपने पास क्या है, आईएस। इसमें बेटा ईपी और करंट है वो प्राइमरी है। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं जब हम स्मॉल जैसे मोबाइल चार्जर में इस टाइप का ट्रांसफार्मर अपन यूज करते हैं, और इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग मिडल में ही रहेगी बेटा। सेंट्रल कोर है वहीं पे अपन कह रहे कि रहती है। ध्यान से देखना, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि इसके अंदर ये ब्लेड ऐसे कनेक्टेड रहती है ऐसे, और अपन कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों बेटा अपन कह रहे कि सेंट्रल कोर पे ही कनेक्टेड रहती है। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। इसमें बेटा ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर है जो इंडस्ट्री या अपन कह रहे पावर स्टेशन की अगर अपन बात करें तो वहां पर पावर को, एनर्जी को ट्रांसफर करना है लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे उसमें शेल टाइप ट्रांसफार्मर मोस्टली यूज करते हैं। अभी बेटा इसका वर्किंग अपन देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ये नोट कर दिया? जैसे ये बेटा अपन कह रहे शेल टाइप ट्रांसफार्मर है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में हमने कहा कि यहाँ पर प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी ईएमएफ है जो हमने अप्लाई किया, इसमें करंट बेटा प्राइमरी है, यहाँ पे अपन आउटपुट ले रहे हैं, ये आउटपुट का सेकेंडरी आउटपुट है, एसी आउटपुट होगा। करंट अपन कह रहे कि आई एस है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ कोल टर्न्स एनएस है। जैसे बेटा अपन करंट फ्लो करा रहे हैं तो सोलेनॉइड है, कोयल है, कोयल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को ये अपन कह रहे कि आयरन कोर है जो इसको पाथ प्रोवाइड करती है, और ये सेकेंडरी कॉइल से पूरा पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी जो ईएमएफ है उसको बेटा अपन कहेंगे माइनस एन पी डी फाइव पी बाई डी टी के इक्वल होगा। दैट इज द ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल वो माइनस एन पी डी फाइव पी बाई डी टी होगा। अगर अपन ई एस की बात करें तो ई एस क्या होगा,
माइनस एन एस डी फाइव एस अपॉन डी टी। इसको अपन कहेंगे ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ये बेटा ईएस। अभी देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस दोनों कॉइल में प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल से लिंक होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि डी फाइव पी बाई डी टी, डी फाइव पी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। और डी फाइव पी बाई डी टी इक्वल्स टू डी फाइव एस अपॉन डी टी है, और उसको हम कह सकते हैं ई पी अपॉन एन पी इक्वल्स टू बेटा ई एस अपॉन एन एस। मीन्स यहाँ से एक रिलेशन अपने को मिला ई एस अपॉन ए पी इक्वल्स टू बेटा एन एस अपॉन एन पी। और एन एस अपॉन एन पी को अपन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा यहाँ पे मिली सेकेंडरी कोइल का ईएमएफ अपॉन प्राइमरी कोइल का ईएमएफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल। और यहाँ पर एन एस अपॉन एन पी दैट इज इक्वल्स टू आर, और आर को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एन एस अपॉन एन पी वो अपन कह रहे कि आर के इक्वल होगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। नोट कर लिया बेटा। यस सर। चलो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं इफ आर इज ग्रेटर देन बेटा वन, हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन वन है। उस केस में बेटा अपन कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल ग्रेटर देन प्राइमरी कोइल होगा। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो उसको अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट में वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगा, तो हम कह सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा बेटा इफ आर लेस देन वन है बेटा, आर लेस देन वन दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि एन एस लेस देन एन पी, इसको अपन कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एन एस लेस देन एन पी दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी बेटा अपन कह रहे हैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर अपन देखें आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब हम कह रहे हैं कि इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर होगा, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या होता है बेटा, तो ई पी आई पी। आउटपुट पावर क्या होगा, ई एस आई एस। और यहाँ पे बेटा अपने को मिला ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू आई पी अपॉन द आई एस, और वो हमें मिला था एन एस अपॉन एन पी, और उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कह सकते हैं। तो एक और अपने को रिलेशन मिल गया, बट ये रिलेशन किसके लिए होगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। हम कह रहे हैं कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस,
और NS/NP, कोई भी अपन कह रहे कि इसमें से 3 क्वांटिटी गिवन होगी और चौथी क्वांटिटी अपने को पूछा जाएगा कि बताओ फोर्थ क्वांटिटी या अननोन वैल्यू क्या है। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं फॉर नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, अगर अपन करें कि नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर की अगर अपन बात करें तो उस केस में अपने को क्या मिलेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ, सॉरी, नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए एफिशिएंसी की हम बात करें, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर आइडियल है तो आउटपुट और इनपुट सेम है तो एफिशिएंसी 100% होगा, जबकि अपन कह रहे नॉन आइडियल है तो उस केस में आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर, आउटपुट पावर को अपन लिख सकते हैं ES/IS, सेकेंडरी के अक्रॉस अपन आउटपुट लेते हैं, इनपुट को अपन लिख सकते हैं EP/IP। और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी अपने को पूछा गया तो हम इसको लिख सकते हैं ES/IS अपॉन EP/IP इंटू द 100, और इसमें ES/IS EP/IP के इक्वल नहीं होगा, इसको अपन कहेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी, ये परसेंटेज एफिशिएंसी कहेंगे। एनर्जी लॉसेस इसी का पार्ट है, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर में अपन देखेंगे फर्स्ट जो लॉसेस है वो अपन कहेंगे ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग टर्म, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। पहला लॉसेस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, ये फर्स्ट लॉसेस है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे द कॉपर वायर, वायरिंग में वाइंडिंग में अपन कॉपर वायर यूज करते हैं, द कॉपर वायर यूज्ड फॉर वाइंडिंग had some resistance, had some resistance and had some resistance which will produce heat loss, which will produce heat loss होगा, जो अपन कह रहे कि हीट लॉस प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड में तो अपन कहेंगे एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, जैसे हमने कहा था कि अगर कोई एक मेटल पीस है उसको टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कुछ सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होती है, वो एडी करंट लॉसेस प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे बेटा अपन पाएंगे कि एडी करंट इन ट्रांसफॉर्मर कोर, इन ट्रांसफॉर्मर कोर एडी करंट is induced when is placed in, eddy current is produced when is placed in variable magnetic field, क्योंकि AC करंट वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है,
उसके कारण अपन कह रहे कि कोयल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम वैराइंग होगा। मैग्नेटिक फील्ड टाइम वैराइंग है तो फ्लक्स भी क्या होगा, टाइम वैराइंग होगा। और टाइम वैराइंग अगर फ्लक्स है तो उस केस में अपन कहेंगे सर्कुलर करंट फ्लो होगी। सर्कुलर करंट है और करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ न कुछ कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, तो उसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी। तो इन ट्रांसफार्मर कोर एडी करंट इज इंड्यूस्ड when it is placed in variable magnetic field due to some heat losses will प्रोड्यूस। तो उसके कारण अपन कह रहे कि कुछ हीट लॉसेस प्रोड्यूस होगा। टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस we use to minimize the eddy current losses we use the thin metal sheet, thin insulating metal sheet, rather than a thick sheet, rather than a thick sheet। ये बेटा इसका रीजन है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस जैसे बेटा आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हिस्टेरिसिस कर्व ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर भी कोर के फॉर्म में अपन आयरन यूज करते हैं। आयरन फेरोमैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक के अंदर अपन कह रहे कि बार बार फील्ड चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल फील्ड है, तो हम कहेंगे कि बार बार वो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, उसके कारण कुछ एनर्जी लॉस होता है। उसी एनर्जी को अपन हिस्टेरिसिस लॉसेस कहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रांसफॉर्मर the core is magnetized and demagnetized in repeatedly mode due to some heat energy will produce को अपन hysteresis losses कहेंगे। So due to some heat energy will produce which is called hysteresis losses, which is called hysteresis losses। उसको अपन hysteresis losses कहेंगे। To minimize the hysteresis losses, to minimize hysteresis losses, to minimize the hysteresis losses, we use soft iron in core rather than hard iron। क्योंकि हार्ड आयरन का रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी ज़्यादा होता है। सॉफ्ट आयरन जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूज करते हैं, जिसका लॉसेस कम होता है, रेदर देन हार्ड आयरन। एंड चौथा जो लॉसेस है उसको अपन कहेंगे फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज
अपन कह रहे कि 100% फ्लक्स अपन कह रहे कि सेकेंडरी कोयल से लिंक हो, ये जरूरी नहीं, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस 100% हो वो जरूरी नहीं। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं द फ्लक्स द फ्लक्स ड्यू टू द प्राइमरी कोयल flux due to the primary coil may not all be linked to the secondary coil। अभी बेटा अपन कह रहे कि हम चाहेंगे कि 100% फ्लक्स से वो लिंक हो, फ्लक्स लीकेज ना हो। तो अपन कह रहे इन वेरी लार्ज ट्रांसफॉर्मर have to be oil cooled to prevent overheating। बेटा ये नोट करके लिख लो, ओवर हीटिंग। जैसे अपन इंडस्ट्री पर्पज से जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, पावर स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, उसमें वो हीट अप ना हो, और उसके लिए कूलिंग के फॉर्म में अपन ऑयल यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर जैसे अपनी सोसाइटी में भी बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स टाइप होता है, उसके अंदर ऑयल फिल किया हुआ होता है, और वो उसको कूलिंग की तरह यूज करते हैं, उसको कूल करने का काम करता है। नहीं तो क्या होगा, कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसमें जो लॉसेस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, वाइंडिंग के कारण जो लॉसेस होता है, फ्लक्स लीकेज, तो टोटल हीटिंग ना हो। और उस केस में अपन कह रहे हैं कि हम कूलेंट के तौर पे ऑयल यहाँ पे यूज करते हैं। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो is 10 if the frequency of the current in the primary coil is 50 Hz, then अपन कह रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी, सेकेंडरी कॉइल में फ्रीक्वेंसी कितना है वो अपने को फाइंड करना। बोलो बेटा क्या होगा। यस देखो बेटा, हमने अभी जो सर्किट देखा, ट्रांसफार्मर की वर्किंग देखी, मैंने वहां पर कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस या ऐसा डिस्कशन नहीं किया था। मतलब जो इनपुट में हम अप्लाई करेंगे, आउटपुट में भी सेम फ्रीक्वेंसी मिलता है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी जो हम इनपुट में देंगे वही फ्रीक्वेंसी अपन कह रहे कि आउटपुट में मिलेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। ये बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर लेते हैं। यस नेक्स्ट बेटा, वन मोर एग्जांपल अपन देख रहे हैं। a power a power transformer is used to step up an alternating EMF of 220 volt to 11 kilovolt to transmit
4.4 kilowatt of power if the primary coil has 1000 turns. What is the current in the secondary? What is the current in the secondary? सेकेंडरी में अपन करें कि करंट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। ए है 4 एम्पियर, बी 0.4 एम्पियर, सी 0.04 एम्पियर एंड बटा डी 0.2 एम्पियर। ये अपने पास एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। एस आई एस को हम क्या लिखेंगे P अपॉन ई एस का। P की वैल्यू 4.4 इंटू 10⁻³ का और ई एस की वैल्यू कितना है 11 किलो वोल्ट का। 11 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट, ये बेटा 10 हो गया मीन्स 4/10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.4 एम्पियर का। ये इसकी वैल्यू 0.4 एम्पियर के इक्वल। Done, sir. चलो लास्ट इक्वेशन और अपन देखेंगे। द प्राइमरी कॉइल of a transformer has 100 turns and is connected to a 120 volt AC source. How many turns are there in the secondary coil if there is a voltage of 2400 volt across it? इसके अक्रॉस अपन करेंगे 2400 वोल्ट है। ए अपन कहेंगे 5 हो गया, बी की वैल्यू उठा 50 हो गया, सी की वैल्यू 200 हो गया एंड डी की वैल्यू 2000 हो गया। ये क्वेश्चन ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। ई एस अपने को 2400 दे रखा है, ई पी 120 है, एन एस अपॉन एन पी की वैल्यू 100 है तो एन एस अपने को 2000 के इक्वल होगा। सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 2000 होगा। ये बेटा इसका आंसर है। बेटा चलो Yes, sir. तो इसके आगे अपन